हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर की स्टडी करेंगे, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में एवलिन गिलेनी, जो कि एक स्कॉटिश गर्ल है, उसके बारे में दे रखा है। और से जो सेकंड पार्ट है उसमें एक इंडियन म्यूजिशियन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन दिया गया है कि किस तरह से उन्होंने कैसे उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की संगीत के क्षेत्र में। तो फर्स्ट पार्ट में जो एवलिन गिलेनी स्कॉटिश गर्ल है, उसके जीवन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से डेफ यानी बहरी होने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी और संगीत के क्षेत्र में बहुत उपलब्धियां उसने प्राप्त की। तो इस पार्ट में हम फोर्थ पैराग्राफ से देखेंगे। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, यानी इस क्षेत्र में जो उसने गोल या जो उद्देश्य निर्धारित किया था, उस उद्देश्य से पीछे मुड़कर फिर उसने कभी नहीं देखा। शी टर्न्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एकेडमी ऑफ म्यूजिक, और उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एकेडमी ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक का जो यूथ ऑर्केस्ट्रा था उसके साथ, यानी जो टीम थी ऑर्केस्ट्रा की, उसके साथ। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और तब तक उसकी जो आयु थी वो 16 यानी 16 वर्ष की हो चुकी थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और फिर उसने निश्चय कर लिया था कि वो संगीत को ही अपना जीवन बनाएगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो था उसमें ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, और उस एकेडमी के इतिहास में उसने सबसे ज़्यादा स्कोर प्राप्त किया, यानी सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, ठीक है, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, और इस तरह से वह धीरे धीरे जो ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल क्षेत्र था, म्यूजिक पार्टी थी, उसमें अब उसने सोलो परफॉर्मेंसेस दिखाना शुरू कर दिया। यानी अब तक तो वो ग्रुप में परफॉर्मेंस दिखाती थी, लेकिन अब वो अपनी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस दिखाने लगी सिंगल। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और इस दौरान जो उसका 3 साल का जो कोर्स था, उस दौरान शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, जितने भी टॉप अवार्ड्स थे म्यूजिक के क्षेत्र में हैं, उन सभी टॉप अवार्ड्स पर सभी जो मुख्य पुरस्कार थे उसने उन सभी को हथिया लिया, यानी प्राप्त कर लिया। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, ठीक है। और इस सब के बावजूद भी जो एवलिन लड़की थी, म्यूजिशियन जो कि डेफ थी, उसे कोई भी हीरोइक अचीवमेंट से मतलब उसने कोई भी ईगो या अहम का उसने कोई भाव नहीं दिखाया। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो और तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हें कहाँ जाना है, तो यू विल गेट देयर, यानी तुम यू विल गेट देयर का मतलब यू विल सर्टेनली गो टू योर गोल, तो निश्चित रूप से तुम अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लोगे, वहाँ पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और इस तरह से उसने हजारों जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उन पर मास्टरशिप कर ली थी, ठीक है, यानी उसे हजारों वाद्य यंत्र बजाना आते थे। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इस तरह से, और हेक्टिक मीन्स बिजी, उसका जो अंतर्राष्ट्रीय जो शेड्यूल था, कार्यक्रम था, वो बहुत व्यस्त हो गया। यानी एक एकेडमी से दूसरे एकेडमी, कभी किसी देश में उसकी परफॉर्मेंस होना, फिर दूसरे देश में परफॉर्मेंस देना, इस तरह से उसका जो शेड्यूल था वो बहुत व्यस्त हो गया, बिजी हो गया। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच, इंट्रिगिंग का मतलब अट्रैक्टिव, आकर्षित, आकर्षण देने वाला, ठीक है। यह देखना बहुत आकर्षण था। किसे देखना? एवलिन को। फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, यानी बिना सुने हुए भी इतने आसानी से
वो अपने फंक्शन परफॉर्म किया करती थी। यह देखना क्या था, यह देखना बहुत आकर्षण लगता था लोगों को। इन आवर टू आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। तो लेखक कह रहा है कि हमारा डिस्कशन, हमारा वार्तालाप एवलिन से लगभग 2 घंटे चला और उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया, यानी ऐसा एक भी वर्ड नहीं था जो उसने ना सुना हो, ना महसूस किया हो। ठीक है, सुन तो नहीं पाती थी वो, लेकिन वो महसूस कर लेती थी। मैन विद बिजी बियर्स गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड। ठीक है, और उसने हंसते हुए क्या कहा कि वे लोग, ठीक है, वे पुरुष जिनकी बिजी बियर्स यानी जिनकी बहुत गुच्छेदार, बिजी का मतलब गुच्छेदार दाढ़ी होती है, ठीक है, उनसे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत समस्या होती है। और यह कहते हुए भी हंस दी, मुस्कुरा दी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, एसेंशियली द आइज। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट। ठीक है, लिल्ट का मतलब तरीका, यानी जब जो बोलती थी तो उसमें थोड़ा स्कॉटिश लैंग्वेज का भी तरीका उसमें मिक्स होता था। ठीक है, और उसने क्या कहा, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, यानी मैं केवल जो होंठ होते हैं उन्हें नहीं देखती हूँ व्यक्ति के, बल्कि इट इज होल फेस हैं, बल्कि पूरा चेहरा, और विशेष रूप से क्या, स्पेशली द आइज, और विशेष रूप से आंखों को देखकर मैं रीड करती हूँ कि सामने वाला क्या कह रहा है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। और क्या कर रही है, मेरी जो स्पीच थी यानी जो बोलने की मेरी शैली थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी। कारण क्या था, क्योंकि मैं कोई जन्म से बहरी नहीं थी, बल्कि मैं 11 साल की आयु तक मैं सुन सकती थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। ठीक है, लेकिन लेखक कह रहा है कि ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि इतना सब होने के बावजूद भी किस तरह से उसने फ्रेंच यानी फ्रेंच भाषा सीख ली। ठीक है, और जापानी की जो बेसिक चीज़ें थी उन पर उसने मास्टर से कैसे प्राप्त कर ली। ठीक है, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। एज फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन्स, और आगे वो एक्सप्लेन करती है कि जहाँ तक संगीत का सवाल है, संगीत का विषय है, इट पॉस इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। ठीक है, केवल कहें कान तो मेरे काम नहीं करते, मैं नहीं सुन पाती, लेकिन ऐसा महसूस होता है उसे जैसे संगीत मेरे बॉडी के, मेरे शरीर के हर पार्ट से अंदर प्रवेश कर रहा हो। इट टिंगल्स इन द स्किन। ठीक है, यह मेरी स्किन यानी मेरी त्वचा में टिंगल यानी गुदगुदा रहा हो। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे जो चीक्स हैं, गालों की हड्डियों तक प्रवेश कर रहा हो। एंड इवन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों से भी प्रवेश कर रहा हो। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स, और जब वो जाइलोफोन बजाती है तो सी कैन सेंस, वह एहसास करती है, द साउंड, उस स्वर का, उस आवाज़ का, पासिंग अप, जो प्रवेश कर रही हो, कहाँ से, द स्टिक, उन स्टिक से, इन टू हर फिंगर टिप्स। ठीक है, उन जाइलोफोन की जो स्टिक होती हैं उनके माध्यम से उसकी जो फिंगर टिप्स हैं, ठीक है, उंगलियों के जो अग्रभाग है, आगे का भाग, उसके माध्यम से होकर उसके शरीर में प्रवेश कर रहा हो संगीत, ऐसा उसे महसूस होता था। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स सी कैन फील द रेजोनेंसेज फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। ठीक है, लीनिंग मीन्स झुकते हुए, और जो ड्रम सेट था उसके ऊपर वो झुककर जब उसे बजाती थी तो सी कैन फील, वह महसूस करती थी, द रिजोनेंसेज, रिजोनेंस मीन्स रिसाउंड्स, प्रतिध्वनियाँ। ठीक है, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो उसके शरीर में प्रवेश कर रहा हो, बह रहा हो। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर वेयर फीट एंड अपर लेग्स। और जो वुडन प्लेटफॉर्म था यानी लकड़ी का बना हुआ जो रंगमंच था, प्लेटफॉर्म जिस पर वो बजाती थी मंच, सी रिमूव्स हर शूज, वहाँ पर वो अपने शूज उतार देती थी, जूते, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस यानी कंपन, पास थ्रू हर बेयर फीट। ठीक है, बेयर फीट का मतलब नेकेड फीट। ठीक है, विदाउट शूज, अपने जो शूज थे वो उतार देती थी ताकि नंगे पाँव के माध्यम से संगीत का कंपन उसके शरीर में प्रवेश हो सके। एंड अप हर लेग्स, और उसके टांगों से उसे महसूस हो सके। नॉट सरप्राइजिंगली, हैं, इसमें कोई संदेह नहीं था कि एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, ऑडियंस मीन श्रोता। ठीक है,
कि जो एवलिन थी अपने ऑडियंसेस को, अपने श्रोताओं को बहुत प्रसन्न कर देती थी। इन 1991 1991 में शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, 1991 में उसे क्या मिला था? एक प्रेस्टिजियस मीन्स फेमस, बहुत प्रसिद्ध, ठीक है, सोसाइटीज, जो सोसाइटी थी रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, इसका सबसे ज़्यादा जो प्रेस्टिजियस, बहुत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, ठीक है, उच्च स्तरीय जो अवार्ड था, अवार्ड का नाम क्या था? सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, अवार्ड। तो इस अवार्ड से उसे नवाजा गया। सी इज मास्टर परकनिस्ट, जो उसके परक्यूशनिस्ट थे, तबला वादक या तबला के जो उसके गुरु थे, जिनका नाम क्या था? जेम्स ब्लेड्स। वो क्या कहते हैं? गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने उसकी सुनने की शक्ति थी वो छीन ली थी, बट लेकिन ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, लेकिन ही किसके लिए आया? ईश्वर के लिए, गॉड के लिए। लेकिन ईश्वर ने उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दे दी थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या थी? कि वो कानों से तो नहीं सुन सकती थी, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी संगीतकार बन चुकी थी। तो ये एक तरह से ईश्वर ने उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दी। दूसरी क्या थी? वो अपने सेंसेस से हर चीज़ को महसूस कर लेती थी। व्हाट बी हियर, जो कुछ हम सुनते हैं, सी फील्स, उस चीज़ को महसूस करती थी, कर लेती थी आसानी से। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और वो हम में से किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा गहराई से उस चीज़ को महसूस करती थी। दैट इज़ वाई, यही कारण था कि सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली, कि वो संगीत को इतने अच्छे से एक्सप्रेस करती थी, अच्छे प्रकार से व्यक्त करती थी। आगे देखिए, एवलिन कन्फेसेस, एवलिन इस बात को स्वीकार करती थी दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक। वर्कहोलिक मतलब द पर्सन हु वर्क्स कंटिन्यूसली। ठीक है, वो व्यक्ति जो लगातार मेहनत करता है, क्या कहलाता है? वर्कहोलिक। वो इस बात को स्वीकार करती थी कि वो एक तरह से सतत या लगातार परिश्रम करने वाली लड़की है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क। ठीक है, यानी जो कुछ मैंने सीखा है वो क्या है? टू वर्क, कार्य करना, परिश्रम करना। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, यानी किससे ज़्यादा? जो क्लासिकल संगीतकार होते हैं उनसे ज़्यादा उसे रियाज करना, उनसे ज़्यादा मेहनत करना उसने सीखा है। वो इस बात को स्वीकार करती थी। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। ठीक है, लेकिन जो रिवार्ड्स थे, यानी जो पुरस्कार थे उसके लिए, वो क्या थे? वो एक तरह से उसकी मेहनत का ही वो परिणाम थे। इनॉर्मस मीन्स कैसे विशाल होता है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से क्या मेहनत के नतीजा था, परिणाम था उसका वो। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स, हॉस्पिटल्स। ठीक है, जो उसके संगीत के प्रोग्राम हुआ करते थे, ठीक है, व्यक्तिगत या पर्सनल जो प्रोग्राम होते थे उसके, उनके अलावा एवलिन फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना कोई पैसे, बिना कोई शुल्क या फीस लिए हुए वो संगीत के प्रोग्राम कहाँ कहाँ करती थी? कंसर्ट्स अपने प्रिजन्स यानी जेलों में भी करती थी, हॉस्पिटल्स में भी करती थी। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और जो नए नए या छोटे जो संगीतकार होते थे, जो बच्चे सीखते थे, उनके लिए वो ज़्यादा प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता, वो ज़्यादा प्राथमिकता देती थी कि जो नए संगीतकार हैं, ठीक है, उनको वो बता सके, सिखा सके। एन रिचलैंड ऑफ द बीथोवेन फंड ऑफ डीफ चिल्ड्रन सेज। ठीक है, जो एन रिचलैंड है, एक नाम है ये, ठीक है, जो कौन है? बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो इससे ये जुड़े हुए हैं। तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन, वो एक तरह से चमकती हुई प्रेरणा थी। ठीक है, फॉर डेफ चिल्ड्रन, किनके लिए? बहरे बच्चों के लिए, जो नहीं सुन पाते हैं। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। ठीक है, तो उसको देखकर वो भी बच्चे क्या कहते थे? कि ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई गोल या कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है, जहां पर वो ना पहुंच पाएं, यानी जिस उद्देश्य को वो पूरा ना कर पाएं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्विस हर एज, यानी एवलिन ग्लेनी जो थी, छोटी बच्ची म्यूजिशियन, ठीक है, इसने अपनी एज के, यानी जो उसका एज ग्रुप था, ठीक है, अपनी एज के बच्चों से कहीं दुगना प्राप्त कर चुकी थी वो। सी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, यानी परक्यूशन मीन्स ड्रम या तबला। ठीक है, यानी वो तबले को उसने, ठीक है, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करा दी, ठीक है, इतना महत्व दिला दिया कि ऑर्केस्ट्रा से भी उसे अपने आगे निकाल दिया उसने।
एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, ठीक है, और उसने जो डेमो दिखाया, प्रदर्शन किया, ठीक है, वो ये किया कि इट किसके लिए आया है, परक्यूशन के लिए, ड्रम के लिए, कि इसको बजाना और इसको सुनना, ठीक है, कहीं ज़्यादा मूविंग है, यानी कहीं ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, ठीक है, और उसने ये सिद्ध कर दिया है कि वो एक तरह से प्रेरणा थी। इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा, किसके लिए, टू दोज, उन लोगों के लिए, हु आर हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड से मतलब यहाँ दिव्यांग। पीपल हु लुक टू हर एंड से, ठीक है, वो लोग जो उसकी तरफ देखते थे, फिर वो क्या कहते थे, इफ सी कैन डू इट, कि अगर वो ऐसा इतना सब कुछ कर सकती है तो आई कैन, यानी मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लीजर टू मिलियंस, ठीक है, और ये सब बहुत कम नहीं था, ये बहुत ज़्यादा था। सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लीजर, और उसने बहुत ज़्यादा क्या दिया था, प्लीजर, खुशी दी थी, टू मिलियंस, लाखों लोगों के लिए। ये था चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अब हम अगले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे। थैंक यू।